नमस्कार। अ, आज मैं आप सभी के बीच कुछ ऐसे मुद्दे को लेकर आई हूँ जिसके ऊपर सभी को सोचना पड़ेगा। अ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं दिव्यांगों के लिए काम करती हूँ और पिछले कुछ दिनों से मैं खुद भी बीमार चल रही हूँ। इसकी वजह से मुझे खुद का भी रूटीन फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई दिव्यांग हमें याद करते हैं, मदद मांगते हैं, तो हम उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अपनी बीमारी को भूल जाते हैं और उनको मदद के लिए बिल्कुल आगे आते हैं। तो यूं ही ऐसा हुआ कि कल हम थोड़े परेशान थे, मुझे नींद नहीं आई रात भर। आज हमने सोचा कि पूरे दिन मोबाइल को ऑफ करके और सो जाएंगे, ताकि सोना बहुत ज़रूरी है। अपने कुछ दोस्तों को भी मैंने कह दिया कि मैं अपना मोबाइल को ऑफ करने जा रही हूँ, कोई अर्जेंट होगा तो घर पे कॉल कर लीजिएगा। लेकिन संयोग से जब मोबाइल ऑफ करने जा ही रही थी, तभी तक में एक कॉल आया एक दिव्यांग लड़के का, जो मूक बधिर है। और मैं उसी के संदर्भ में आपको बताने के लिए आज लाइव आई, मतलब आपके सामने आई हूँ, आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से, कि ये कितनी बड़ी समस्या है कि जब एक मुकबधिर लड़का शादीशुदा नहीं होता है तो उसके लिए फैमिली में सबको ही होते हैं, या एक मुकबधिर लड़की, उसके लिए उसकी जिम्मेवारी पूरे घर वाले होते हैं। वो सबकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन जैसे ही एक दोनों लड़का की और लड़की की शादी होती है, जब मुकबधिर है, तो उसके घर परिवार का कोई मतलब वहां से नहीं रह जाता है। तो वो मुकबधिर लड़का जब हमें कॉल किया और इशारों में बताया कि हम परेशान हैं और हम पटना आए हुए हैं। उसने दिखाया वो दृश्य जो पीएमसीएच का दिख रहा था। इतने में हमें उस ये बच्चे समझ का में आ मोबाइल गया। बंद हो गया। मुझे इतने में उस लगा बच्चे कि का शायद मोबाइल इसका बंद हो गया। रिचार्ज खत्म हो गया। मुझे लगा कि मैंने शायद फिर इसका रिचार्ज रिचार्ज कराया और खत्म हो फिर से गया। फोन लगाया। मैंने फिर रिचार्ज कराया और फिर से फोन लगाया। उसका पर्ची होगा, क्या होगा, किसी एक व्यक्ति से उसने बात कराया मुझे फोन पर। तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए, इनका पर्ची कटवा दीजिए, कहाँ पे कटेगा उनको बता दीजिए। जब वो लड़का वहां गया तो फिर उसने जो पर्ची काटने वाले उनको फोन लगाया। वो पूछे कि इनका एड्रेस तो मुझे मिल गया है, इनको प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बताया कि हाँ, उनकी पत्नी काफी दिनों से बीमार है, उनका शरीर में सूजन हो गया है और खा पी नहीं रही है। सो जो भी समस्या है उसको दिखाना है उनको। तो वो पर्ची वहां बन गई। फिर उसके बाद वो दौड़ते दौड़ते पत्नी को लेकर के गए जहां दिखाना था, ओपीडी में। पत्नी उसकी चल नहीं पा रही थी। ओपीडी में भी उन्होंने अपना दिखवाया, उसके बाद जांच लिखा गया। जब वो जांच के लिए जहां पे आया, वहां पे अब वो लड़की चल नहीं पा रही थी, तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसको स्ट्रेचर चाहिए कि व्हील चेयर चाहिए। फिर उसने जाके गार्ड से मुझे बात कराया, तो मैंने उन्हें बताया कि इनको व्हील चेयर या स्ट्रेचर दिलवाइए, वो चल नहीं पा रही है और ये बेचारा परेशान है। फिर थोड़ा देर वो वहां पे बैठता है तो उसको स्ट्रेचर आ जाता है, फिर स्ट्रेचर से वो जाती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर भी चेहरा देख रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर उसने फोन लगाया और डॉक्टर से बात कराया। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि ये दोनों बोलते सुनते नहीं है सर, आप थोड़ा देखिए उनकी बीमारी क्या है, ऐसा ऐसा स्थिति है। डॉक्टर ने भी देखा और उसको उस लड़की को एडमिट कर लिया, शायद ऑक्सीजन वगैरह लगाया। अभी वो लड़का उसको एडमिट करने के बाद में अब फिर हमसे पर्ची दिखा रहा है कि उसमें काफ़ी दवा लिखा है जो कॉस्टली है। एक पर्ची दिखाया जिसमें 2500 का दवा था, ऐसे करके। और वो बता रहा था कि पैसा है भी नहीं। तीसरा बात बता रहा था कि सुबह से खाना नहीं खाए हैं। बहुत मुझे तो अंदर से समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा था।
लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, हिम्मत तो नहीं हारना है, उसको मदद करना है। फिर वो गार्ड से, जहाँ पे जो एडमिट हुई है लड़की, वहाँ के गार्ड से उसने हमें बात कराया। तो मुझे पता चला कि वो इमरजेंसी के पास में है और दूसरे तल्ले पे है। फिर मैंने वहाँ के किसी आदमी से बात किया उसके मोबाइल से, तो पता चला कि उसका बेड नंबर इतना है। जिसके बाद मैंने एक समाज सेवी हैं विकास कुमार, बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, जिनको मैंने मैसेज किया, कॉल किया और उनको लाइन पे लिया, दोनों को वीडियो कॉल पे। और उसके बाद में मैंने कहा कि ये लड़का है और आप यहाँ से प्लीज़ जाइए और जाके वहाँ पे देखिए कि इनकी समस्या और क्या क्या है। जब विकास कुमार वहाँ गए हैं और उन्होंने वहाँ के बेड पर जाके उसका दवाई और उसका सारा चीज़ का जायजा लिया है, तो पता चला है कि बेचारे के पास 1000 रुपया थी। उसने दवा ले लिया है और सुबह से खाया नहीं है, भूखे है, सिर्फ चाय पिया है। तो अभी वो विकास कुमार उन्हें खाना खिलाने ले गए हैं। उतना ही नहीं, अशोक भाई हैं जो साईं की रसोई चलाते हैं, जो उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि जब बेड पता चल जाएगा तो प्लीज़ आप उनको खाना वहाँ पे पहुँचवा दीजिएगा। दोनों पति पत्नी हैं, उनको कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हमने कोशिश किया कि हर जगह उनको मैनेज किया जाए, दिक्कत ना हो। अब रह गई बात कि अभी तो शुरुआत है, आज तो एडमिशन हुआ है उनका। पूरा इलाज, पूरा संभालना, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या दवा पीएमसीएच में मिल जाएगा या उसके पास पैसा नहीं है तो दवा कहाँ से आएगा। मैंने विकास भाई को यह भी कहा है कि कोई अगर इस तरह का आपको दिखता है दुकान जहाँ पे बहुत मिनिमम रेट में दवा देता है, तो आप उस लड़के को दुकान दिखा दीजिए। प्लीज़ जो चार्ज होगा मैं कोशिश करूँगी कहीं से व्यवस्था करके उसका चार्ज मैं भर दूँ, अपने साथियों के माध्यम से भरूँ, जैसे भी भरूँ, लेकिन उस औरत का दवा ना रुके, इलाज ना रुके। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा सही होती, स्वस्थ होती, तो मैं खुद जाके वहाँ पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट से बात की होती। लेकिन फिलहाल मैं भी उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। तो कहीं ना कहीं अभी दवा प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है। और इस तरह की समस्या अगर आपके सामने में आती है, जब दोनों दिव्यांग हो और उनके घर से एक व्यक्ति भी कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया हो, तो आप किस समाज की कल्पना कर रहे हैं। इसी समाज में वो परिवार भी होते हैं जिनके खुद घर में वो दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं। उस परिवार का क्या कोई दायित्व नहीं बनता है कि बेटी को अगर आप अपने शादी कर दिए तो आपका सारा दायित्व खत्म हो गया, आपने बेटा को शादी कर दिया तो आपका सारा दायित्व खत्म हो गया। अब ये दोनों किस स्थिति में जाएंगे, क्योंकि आप तो शुरू से उनके साथ रहे होते हैं, तो आपको उनका भाषा समझ में आता है, आपको उनका प्रॉब्लम समझ में आता है। दुनिया में लोग नहीं समझ पाएंगे, कितना कठिन होता है। और उस परिस्थिति में जब ये समस्या मेरे तक आती है, तो मुझे ये लगता है कि मैं चाहे कितना भी बीमार हो जाऊं, फ़ोन बंद नहीं कर पाऊंगी। और मैं आज के डेट में, आज पूरे दिन जो मैं सोने वाली थी, मैं सोई नहीं, दिन भर मैं इसी समस्या को लेकर के परेशान होती रही, खून जलाती रही कि किसी तरह इन लोगों को सेटल किया जाए। खैर अभी थोड़ी राहत मिली है, जब विकास भाई वहाँ पे जाके देख करके आए हैं और कोशिश किए हैं कि उन्होंने कागज़ पे लिख के वहाँ पे रखा है कि अगल बगल के लोग आए तो पढ़े तो कुछ मदद कर सकें। इस तरह से उन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश की है। लड़का बहुत समझदार है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, तभी उसने इतना हैंडल भी कर लिया। जो मुकबधिर बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वो तो इस समाज में उनको तो लोग पागल समझ बैठते हैं। ये स्थिति है आज के समाज की और लोगों की। खैर, तो इस समाज में ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग वैसे हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, तभी वो बच्चा यहाँ पर अभी एडमिट है और कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं। बस यही कहना है कि समाज में इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा और वैसे परिवारों को यही समाज सबक, इसी समाज को वैसे परिवार को सबक सिखाना होगा। क्योंकि ये जो परिवार भी है उसी समाज का हिस्सा है, जिसके घर में बच्चे जब
दिव्यांग पैदा होते हैं और उसको नज़रअंदाज किया जाता है। यही हमारे मन की जो व्यथा थी आपके सामने मैंने रखा, और मुझे लगता है ये सबको समझना होगा और समझ के आगे बढ़ना होगा, ऐसे लोगों को मदद के लिए आगे आना होगा। धन्यवाद।